गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपना हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री तो पूरी हो चुकी थी, है ना। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट जो है आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यूनिट है आप लोगों की वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो यूनिट क्या है, थर्ड है, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखो ये भी आप लोगों की एक सेपरेट यूनिट है, मतलब किसी से इसका कोई लिंक नहीं है। जैसे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का किसी से कोई लिंक नहीं था, वैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका भी किसी से कोई लिंक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट अब नॉर्मली पहले तो देखो इसमें जो भी आप लोगों के दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोकीटोज, सॉरी क्या नॉर्मली जैसे फ्रक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, स्टार्च वगैरह, ये सब एल्डोकीटोज, एल्डोपेंटोज, समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस तरीके से ये है। अब इसमें देखो जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें अपन दो ही फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, या मैं कहूँ एक ही फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की, दैट इज़ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि नॉर्मली जो अपन कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के क्या है, एक एक कार्बोहाइड्रेट है ना। वो किस तरीके से रिएक्शन करता है, किस तरीके से उसके स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पाया जाता है, वो चीज़ नॉर्मली अपन कहाँ पढ़ेंगे, इसमें किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो वन बाय वन देखो क्या है कि नॉर्मली तो देखो इसमें दो ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, एक तो होता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और एक होता है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो उन सभी रिएक्शन देते हैं जो अल्कोहल भी देता है, और वो सभी रिएक्शन भी देते हैं जो कि कीटोन भी देता है। मेरी बात समझ में, कि एल्डिहाइड की रिएक्शन देंगे, कीटोन की रिएक्शन देंगे और अल्कोहल की रिएक्शन देंगे, पहली चीज़ तो ये। तो ये देखो ये तो चीज़ें बाद की बात है। अब नॉर्मली देखो सबसे पहले तो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड आई सी दैट द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आई क्या मेरी बात, ठीक है। नॉर्मली द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2O, ठीक है, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। क्लियर क्या, ठीक है। नॉर्मली अपन इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, लेकिन जैसे मैंने ये कहा, द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2O, ठीक है। नॉर्मली इस तरीके की डेफिनेशन होती है। लेकिन देखो क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में भी देखो कई ऐसे कंपाउंड थे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला CxH2O हो, मतलब ये तो स्पेसिफिक हो गया ना। अपन ने कहा कि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CxH2O होता है, मतलब बिल्कुल ये होना चाहिए था। और जिन भी कंपाउंडों में ये होएगा वो क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे, मतलब जिनका भी मोलिकुलर फॉर्मूला इस तरीके का होएगा, CxH2O होएगा, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन देखो बाद में कई ऐसे कंपाउंड थे, है ना, कई ऐसे कंपाउंड थे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला CxH2O था, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था, CxH2O था, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। ऐसे कई कंपाउंड ऐसे थे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला CxH2O नहीं था, तब भी वो कार्बोहाइड्रेट थे। कई ऐसे कंपाउंड थे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला CxH2O था, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, ठीक है। दोनों बातें हो गई, मतलब अपन ने तो क्या कह दिया कि मोलिकुलर फॉर्मूला नॉर्मली क्या होना चाहिए, CxH2O,
अगर ये मोलिकुलर फॉर्मूला है तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। लेकिन कई कंपाउंडों का मोलिकुलर फॉर्मूला ये होते हुए भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, कई का था, कई का नहीं था ये मोलिकुलर फॉर्मूला, वो कार्बोहाइड्रेट थे, है ना। देखो दो बातें कही मैंने। एक तो बात क्या कही कि अपन ने नॉर्मली IUPAC ये कहता है कि स्टार्टिंग में जब इसको दिया कि जब मोलिकुलर फॉर्मूला CxH2Y हो तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। लेकिन कई कंपाउंड ऐसे थे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला ये था लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, है ना। समझ में ही मेरी ये बात है। दूसरी चीज़ क्या, कई कंपाउंड ऐसे थे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला ये नहीं था फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट थे। तो नॉर्मली अब इस डेफिनेशन को तो इंक्लूड ही नहीं किया जाता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, CxH2Y होता है। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। अब जो डेफिनेशन दी जाती है, मतलब अपन ये अब ये भी नहीं कहते द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, अपन ये चीज़ भी नहीं कह सकते। अब क्या डेफिनेशन दी जाती है कि पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। इनमें दो कार्बो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। या क्या हो, या तो ये खुद ऐसे हो या फिर इनको अगर हाइड्रोलाइसिस अगर इनका करवाया जाए, जल अपघटन करवाया जाए तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन दे, तो सबके सब क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। मतलब द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या होगी, द पॉलीहाइड्रोक्सी द कंपाउंड विच कंटेन द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विच कंटेन एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप बाय द हाइड्रोलाइसिस दोज कंपाउंड विच गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बाय द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में ये चीज़, या तो खुद से ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो, या अगर किसी कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कर दे तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन दे, तो सबके सब क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। अब जो डेफिनेशन पढ़ी जाती है वो इस तरीके की पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्या आती है इनकी, नोमेनक्लेचर, है ना। डेफिनेशन समझ में। नेक्स्ट क्या आती है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट अपन पढ़ते हैं तो जैसे इसके नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, समझ में आ रही मेरी बात, रेमिनोज हो गया, ठीक है। ये सब के सब क्लियर। डीऑक्सीराइबोज हो गया, राइबोज हो गया, है ना, राइबोज हो गया, डीऑक्सी राइबोज हो गया, समझ में आ रही मेरी बात। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब बात आई इनकी नोमेनक्लेचर की, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो इनका जब भी नाम लिखा जाता है तो नाम के अंत में ओस वर्ड लिखा जाता है ना। नाम के अंत में अपन क्या लिखते हैं, ओस लिखते हैं, है ना। अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो अपन क्या बोलेंगे, एल्डोज, ठीक है। अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, कीटोस। बात समझ में है क्या, क्लियर, समझ में मेरी बात, ठीक है। अब देखो एल्डोज और कीटोस कहती है अपन। अब दूसरी चीज़ कि सभी को तो ऐसा थोड़ी कहेंगे एल्डोज और कीटोस, समझ में आ रही मेरी बात। अगर 5 कार्बन हो, है ना, 5 कार्बन हो किसके साथ, एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ, एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ, तो अपन क्या लिखते हैं, एल्डो पेंटोस, क्या लिखते हैं, एल्डो पेंटोस। अगर 6 कार्बन हो किसके साथ, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो अपन क्या लिखते हैं, एल्डो हेक्सोस,
समझ में ही आप लोगों को बात, ठीक है, क्लियर। एल्डोपेंटोज, सॉरी, हाँ बिल्कुल, 6 कार्बन हो तो एल्डोहेक्सोज और 5 कार्बन हो तो एल्डोपेंटोज, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, मैंने लिखा 5 कार्बन हो प्लस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, तो अपन क्या लिखेंगे, सॉरी, कीटोपेंटोस, बिल्कुल, क्या लिखेंगे, कीटोपेंटोस। नेक्स्ट देखो, 6 कार्बन हो प्लस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, तो क्या लिखेंगे, कीटो हेक्सोज। समझ में आप लोगों को बात, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जो कि एल्डोहेक्सोज है उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, और जो कीटो हेक्सोज है उसका ना एग्जाम्पल क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है। देखो जरा, मैं लिखूँ CHO CHOH 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 CH2OH, देखो कितने कार्बन है, 5। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, ठीक है, तो इसे क्या बोलूँगी, एल्डोपेंटोज, ठीक है। नेक्स्ट देखना, मैं लिखूँ CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH CHOH CH2OH, इसे क्या कहूँगी, कीटो पेंटोस। समझ में, इसे क्या कहूँगी, एल्डोपेंटोस, इसे क्या कहूँगी, कीटो पेंटोस। बात समझ में है क्या, इतनी चीज़। ये तो किसकी बात हुई, 5 कार्बन की बात हुई, ठीक है। 5 कार्बन हो तो इनको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, मैं 6 कार्बन लिखूँ, ये ऐसे लिख दूँ, छह कार्बन हो गए, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखूँगी, एल्डो हेक्सोज, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूँ हो गए 6 कार्बन, इसको क्या कहूँगी, कीटो हेक्सोज। समझ में बात, इस तरीके से नाम लिखा जाता है इनका। ये क्या हो गई, इनकी नोमेनक्लेचर हो गई, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो इनका क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखो अब इसमें इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, देखो एक तो इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। और एक इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, एक तो इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़,
एक इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इट ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, फर्स्ट इज शुगर, सेकंड इज नॉन शुगर, ठीक है। फर्स्ट क्या होती है शुगर और सेकंड क्या होती है नॉन शुगर, ठीक है। अब शुगर कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, नॉन शुगर कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शुगर कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। ठोस होते हैं, वाइट कलर के दिखते हैं, वाइट पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। वाटर सॉल्युबल होते हैं, ईथर अल्कोहल इनसॉल्युबल होते हैं। बात क्लियर क्या। स्वाद में अपने को कैसे दिखते हैं, मीठे लगते हैं। आप अगर उनको खाए तो मीठे, जैसे शुगर चीनी ही अपनी वो शुगर कहलाती है, शुगर कार्बोहाइड्रेट है ना, शुगर ही है चीनी, ठीक है। इसके बाद में नॉन शुगर क्या होंगे, जस्ट अपोजिट गुण रखेंगे, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, स्वाद में मीठे नहीं लगेंगे, समझ में आ रही है। वाटर अनसॉल्युबल होंगे, स्वाद में मीठे नहीं लगेंगे। दूसरे क्या होते हैं, ये एक्रिस्टली ठोस होते हैं, क्लियर मेरी बात है। स्वादहीन होते हैं, जल में अनसॉल्युबल होते हैं या बहुत कम सॉल्युबल रहते हैं। शुगर के एग्जाम्पल में अपन एग्जाम्पल पढ़े तो कौन कौन से आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तो आते हैं शुगर के एग्जाम्पल। और नॉन शुगर के एग्जाम्पल कौन से हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज। बात समझ में आई क्या, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज इट ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, सेकंड इज ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड, ठीक है। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, द सेकंड इज ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड का मतलब एक ही यूनिट में होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज। बात समझ में, ये एग्जांपल इसके। राइबोज हो सकता है, डीऑक्सीराइबोज हो सकता है, समझ में आ रही। ये क्या है, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर इनका आगे हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूँ मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका फर्दर मतलब आगे मतलब जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ओलिगोसैकेराइड, वो कार्बोहाइड्रेट जो नॉर्मली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन शो करते हैं और रिएक्शन से क्या करते हैं 2 से 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं बाय द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ओलिगोसैकेराइड also further classified into different categories like as disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide, ठीक है। on the basis of hydrolysis reaction, ठीक है। disaccharide अगर by the hydrolysis reaction then it will give 2 unit of monosaccharide, then oligosaccharide is called disaccharide carbohydrate, ठीक है। अगर 3 यूनिट दे तो ट्राइसैकेराइड बाय द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ना ऑफ ओलिगोसैकेराइड, और 4 यूनिट दे तो टेट्रासैकेराइड, क्लियर क्या बात, ठीक है। नॉर्मली जैसे इनके एग्जांपल हैं ओलिगोसैकेराइड के, जैसे एग्जांपल हुए डाइसैकेराइड का एग्जांपल हो गया जैसे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल हो गया रैफिनोज हो गया, है ना। टेट्रासैकेराइड का स्टेकियोस हो गया, समझ में आ रही, ये क्या है इनके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या बचा है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स मेनी यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स बाय द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है।
क्या कहा, दोज कार्बोहाइड्रेट विच गिव मेनी यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स बाय द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, मतलब 10 से लेके 10,000 10 लाख तक यूनिट देते हैं। मतलब ओलिगोसैकेराइड के बाद में जितने भी बच गए वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। समझ में ही मेरी बात है। ठीक है, एक तो हो जाएगा मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड। बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, देखो इधर दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया। यहाँ पे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इट क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज शुगर and another is non-sugar। ठीक है, वन इज शुगर कार्बोहाइड्रेट एंड अनदर इज नॉन शुगर। ठीक है, आप लोगों को बताइए इसकी क्या डेफिनेशन होती है। ये सॉलिड है ना, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टली सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, सोलेबल इन वाटर, क्या होते हैं, सोलेबल इन वाटर। नेक्स्ट देखो, स्वाद में कैसे लगते हैं, ये मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। समझ में आ रही है? एग्जाम्पल इनके क्या हैं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, शुगर कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, क्या हो जाएंगे ये, शुगर कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट देखो, शुगर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। ठीक है, दूसरा देखो नॉन शुगर, है ना, नॉन शुगर। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, अनसॉलेबल इन वाटर। समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल देखो इनके क्या होते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ठीक है, स्टार्च और सेल्यूलोज, ये क्या हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। समझ में मेरी बात है? ठीक है, क्लियर। ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ या ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन।
में क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स में देखो, पहला मोनोसैकेराइड, ठीक है, क्या कहलाएंगे? मोनोसैकेराइड। ठीक है क्या? अब देखो मोनोसैकेराइड कौन होते हैं? ठीक है, मोनोसैकेराइड देखो कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड देखो इधर पढ़ते हैं इनको 1 बाय 1। देखो इसको मिटाऊं और एक पूरा ही फैक्टोरियल बना रही हूँ मैं ना। इस स्ट्रक्चर के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो या ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। देखो पहला इधर लिखूं या मैं इसको ऐसे कर दूं? देखो पहला मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या बोला? इनमें सिर्फ 1 यूनिट ही होती है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की कितनी होती है? कितनी यूनिट होती है? 1 यूनिट होती है। तो ये डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। समझ में? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन नहीं देंगे। एग्जाम्पल इस क्या हो गए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बस ये क्या हो जाएंगे? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज भी है ना, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। बात समझ में आई? ये तो क्या कहलाएंगे? मोनोसैकेराइड कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा आप लोगों को क्या बताया था? ओलिगोसैकेराइड, है ना? क्या है? ओलिगोसैकेराइड। समझ में आ रही मेरी बात? देखो ओलिगोसैकेराइड, अब ये क्या है? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के आधार पर जो यूनिट देते हैं उनके आधार पर ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? ये 2 से लेके 10 यूनिट तक देते हैं। ठीक है, 10 यूनिट बाय द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, है ना? इट विल गिव 2 to 10 यूनिट बाय द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, देखो इसके आधार पर ये डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, ये प्रकार के होते हैं। यहाँ पर यूनिट की संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ पर यूनिट की संख्या कितनी होती है? 3।
यहाँ पर यूनिट की संख्या कितनी होती है 4 और यहाँ पर यूनिट की संख्या कितनी होती है 5। समझ में आई? जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लैक्टोज एंड माल्टोज। इसकी अगर ट्राइसैकेराइड यूनिट की बात करें, है ना, ट्राइसैकेराइड अगर यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा रेफिनोस। क्या हो जाएगा रेफिनोस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C12H22O11। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ना डाइसैकेराइड का वो क्या होता है C12H22O11। बात समझ में है क्या? ये क्या होता है इसका डाइसैकेराइड का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। ट्राइसैकेराइड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है C24H42O21। क्या होता है C24H42O21। ये क्या होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर क्या मेरी बात है? इस तरीके से अपन करते हैं। टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टेकियोस। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टेकियोस। इस तरीके से ये क्या कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड कहलाएंगे। अब पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड इज C6H10O5N। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है इसको मिटाऊं मैं पॉलीसैकेराइड। देखो यहाँ पे करते हैं। थर्ड क्या है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या करते हैं 10 से लेके 10,000 ये इतनी यूनिट है, मतलब 10 से लेके आगे तक जितने भी यूनिट बाय द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देते हैं वो क्या कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड क्या होता है C6H10O5N। देखो क्या लिख दिया N, क्या लिखा C6H10O5N। समझ में आ रही मेरी बात? वो कितना भी हो सकता है। क्लियर क्या? समझ में मेरी ये बात है। ठीक है, इसके वेल नोन जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं स्टार्च हैं, है ना। इनको मिटाते एक बार। देखो अपने को पढ़ना क्या है पॉलीसैकेराइड। देखो इधर पॉलीसैकेराइड क्या बोला मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है C6H10O5N होता है। पहली चीज़ तो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से क्या करते हैं 10 से आगे 10,000 1 लाख यूनिट तक क्या करते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं, है ना। क्या देते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है नॉर्मली जो पॉलीसैकेराइड हैं इनके एग्जाम्पल में अपन क्या पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं स्टार्च, है ना। नॉर्मली क्या पढ़ते हैं अपन, एक तो पढ़ते हैं स्टार्च, समझ में आ रही, और एक पढ़ते हैं सेलुलोज, समझ में आ रही, एक क्या पढ़ते हैं सेलुलोज। तो ये क्या हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो अगर पॉलीसैकेराइड
सेम प्रकार की यूनिट, सेम मोनोसेकेराइड से बना हुआ है ना, तो इसे क्या कहेंगे अपन, होमोपोलीसेकेराइड। ठीक है, अगर ये डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना है तो अपन उसे क्या कहेंगे, हेट्रोपोलीसेकेराइड। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, है ना, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, 6 कार्बन वाली यूनिट पाई जाती है या 5 कार्बन वाली यूनिट पाई जाती है। क्या होएगा, जो यूनिट पाई जाएगी वो या तो 5 कार्बन वाली होगी या फिर 6 कार्बन वाली होगी। अगर 5 कार्बन वाली हो तो उसे क्या कहते हैं, हेक्सोसन, है ना, और 5 कार्बन वाली हो तो उसे क्या कहते हैं, पेंटोसन। समझ में आ रही है? अगर 6 कार्बन वाली हो तो उसे क्या कहते हैं, हेक्सोसन, और अगर 5 कार्बन वाली हो तो उसे क्या कहते हैं, पेंटोसन। क्लियर क्या ये बात हुई? अपन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब ऐसे हेक्सोसन जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड है ना ये, क्लियर? ये प्रकृति में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप लोगों के तो सिलेबस में वही चीज़ है, हेक्सोसन है आप लोगों के, पेंटोसन नहीं है पॉलीसेकेराइड में। समझ में आ रही है? ओलिगोसेकेराइड में सिर्फ आप लोगों के लैक्टोज और माल्टोज है, समझ में आ रही है, और गैलेक्टोज, ये 3 हैं। और मोनोसेकेराइड में आप लोगों के क्या हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये तो क्या हुआ इनका नॉर्मल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये किस फॉर्म में किस तरीके से पाए जाते हैं, पहली बात तो हुई ये। ठीक है, समझ में है क्या मेरी बात? ठीक है, इस तरीके से अपन इनको क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। क्लियर? समझ में आया ये चीज़? अब देखो बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मोनोसेकेराइड, देन ओलिगोसेकेराइड एंड देन पॉलीसेकेराइड। इट इज़ क्लियर? ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो अब मोनोसेकेराइड। क्लियर बात? अब क्या पढ़ेंगे, मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो देखो ये तो क्या था, नॉर्मली इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब अपन 1 बाय 1 क्या पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे। क्लियर?